स्वागत है प्यारे छात्रों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 11। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जैसा हम जानते हैं कि न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम में न्यूटन ने बल का जो है गुणात्मक व्याख्या की थी, गुणात्मक विश्लेषण किया था क्वांटिटेटिवली। जो द्वितीय नियम है, ये नियम बल की जो है क्वालिटेटिवली विवेचना करता है। ये बल का जो है परिमाणात्मक, परिमाण के रूप में या परिमाण के स्वरूप को दर्शाता है। न्यूटन ने अनेक प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि किसी पिंड पर लगने वाला बल F इज प्रोपोर्शनल टू त्वरण, उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना अधिक बल लगेगा वस्तु में उतना अधिक त्वरण लगेगा। अर्थात न्यूटन ने ये चीज़ बताई कि किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे तो उस वस्तु का रिजल्ट या परिणति क्या होती है, उस वस्तु में त्वरण के रूप में प्रकट होती है। हमने बल लगाई किसी वस्तु पे, तब उसमें जो है एक त्वरण उत्पन्न होगा और वो त्वरण जो है, वो बल जो है त्वरण के अनुक्रमानुपाती, या जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ज़्यादा त्वरण उत्पन्न होगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि F इज प्रोपोर्शनल टू M, द्रव्यमान के, कि किसी पिंड पर जो है अब जो बल है वो जो है उसके द्रव्यमान के भी अनुक्रमानुपाती होगा, परिमाण में, क्वांटिटी में। बराबर त्वरण उत्पन्न करना है, अगर दो वस्तु में अगर हमको बराबर त्वरण उत्पन्न करना है तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, प्रोपोर्शनल है, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु पे बल अधिक लगाना पड़ेगा, जिसका द्रव्यमान कम है उसमें बल कम लगाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा F इज प्रोपोर्शनल टू M। इस प्रकार से ऐसे यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर जो है समान द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं और बल लगाया हमने दोनों पे, तो जिस वस्तु पे हम क्या करेंगे, अधिक बल लगाएंगे, उसमें त्वरण क्या हो जाएगा, अधिक उत्पन्न हो जाएगा अगर उनका द्रव्यमान समान है। और जिस वस्तु पे कम बल लगाएंगे उसमें त्वरण जो है कम उत्पन्न होगा। तो F इज प्रोपोर्शनल टू A एंड F इज प्रोपोर्शनल टू M। तो दोनों को मिलाया और एक प्रोपोर्शनल नियतांक निकाला कि समानुपाती नियतांक सपोज K है। पहले इसको इस प्रकार से लिख दें, F इज प्रोपोर्शनल टू M इंटू A। इस प्रकार से क्या, F बराबर K इंटू M इंटू A, जहाँ K क्या है, समानुपाती नियतांक कहते हैं, समानुपाती नियतांक। यानी इसने फोर्स को मैथमेटिकली डिफाइन किया। द्वितीय नियम ने क्या किया, फोर्स को मैथमेटिकली डिफाइन किया कि कितना बल लगेगा। पहले नियम ने तो बताया कि बल क्या है, दूसरे नियम ने कहा बल कितना लगेगा। तो ये यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका मान कितना होता है, 1। कितना लेते हैं, 1। तो इसलिए जो न्यूटन का दूसरा नियम है उसको हम गणितीय रूप में कहते हैं F इज इक्वल टू M इंटू A। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसका कथन हो गया। बल एक सदिश राशि है, त्वरण भी एक सदिश राशि है और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। इसलिए जो है पिंड पे अगर हम बल लगा रहे हैं तो पिंड में जो उत्पन्न त्वरण है वो क्या होगा, बल की दिशा में होगा। तो ये सदिश समीकरण है, न्यूटन के नियम का सदिश समीकरण F इज इक्वल टू M इंटू A। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की दिशा होती है, या हम कह सकते हैं कि उत्पन्न त्वरण की दिशा वो होती है लगाए गए बल की दिशा में। इस प्रकार से इसको कह देंगे, ये आप नोट कर लें। अब इसमें थोड़ा आगे चलते हैं, सदिश समीकरण कहेंगे इसको। और इस सदिश समीकरण में हम देख रहे हैं कहीं पे भी जो है v या वेलोसिटी नहीं आ रहा है। अब एक चीज़ आप देखिए, हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू वस्तु का त्वरण या तात्कालिक त्वरण जिसको हम कहते हैं, चाहे औसत त्वरण करें, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, वेग में परिवर्तन की दर। डेल्टा V क्या दिखा रहा है, वेग में परिवर्तन, और बटे T कर दिया तो परिवर्तन की दर, कितनी तेजी से वेग बदल रहा है, कितने धीरे धीरे वेग बदल रहा है। क्योंकि ऐसा होता है, अब इसको हम समीकरण में रख देंगे। ये समीकरण 1, इसी का जो सदिश रूप समीकरण 2। इसलिए समीकरण 1 से
देखिए मान रखिए F इज इक्वल टू m इंटू ए की जगह डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, इसको आगे कर लें m इंटू डेल्टा V क्या है V2 माइनस V1, सपोज V2 माइनस V1 यही बोलते हैं ना वेग में अंतर, बटे T2 माइनस T1, ये समय का अंतर ना, डेल्टा T समय में परिवर्तन, जितने समय में परिवर्तन हुआ उतने समय में वेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो V2 माइनस V1 T2 माइनस T1, इसको ऐसे भी लिखो चाहो तो, एक मिनट, इसकी वजह से हमको ज़रूरत नहीं है, डेल्टा T सीधे सीधे इसको अंदर गुणा कर दो m को, तो m इंटू V2 माइनस m इंटू V1 अपॉन डेल्टा T। आगे देखिए m इंटू V, कल हमने जो है पिछले वीडियो में जब गति विषयक प्रथम नियम था वहाँ पे एक राशि को डिफाइन किया था संवेग P बराबर m इंटू V, P बराबर m इंटू V, तो m V1 और m V2, तो क्या लिखेंगे उसको P1 P2 लिख लेंगे क्रम से, तो इसलिए ये हो जाएगा P2, m V2 है P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T। अब P2 माइनस P1 क्या है, संवेग में परिवर्तन की डेल्टा T समय में, डेल्टा T समय अंतराल में उस वस्तु के संवेग में कितना परिवर्तन हुआ उसको हमने कहा P2 माइनस P1, जिसको हम लिखेंगे फिर से डेल्टा P, डेल्टा क्या दिखा रहा है, अंतर दिखा रहा है, डिफरेंस, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T F इज इक्वल, ये न्यूटन के द्वितीय नियम का अधिक व्यापक और इसको वैज्ञानिक स्वरूप कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम का जो है अधिक जनरल और साइंटिफिक फॉर्म है कि F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। फिर से आप सदिश रूप में लिखेंगे तो यहाँ इसके ऊपर तीर लगा देंगे, यहाँ डेल्टा P के ऊपर, अर्थात किसी वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के बराबर होती है। यह कहते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये क्या है, डेल्टा P संवेग में परिवर्तन, और डेल्टा T से भाग दिया तो परिवर्तन की दर, कितनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है संवेग में, कितने धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, वो डेल्टा T दिखा रहा है अपॉन करके। तब न्यूटन के द्वितीय नियम को जनरल रूप में हम कहेंगे कि किसी वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। ये इसका वैज्ञानिक कथन हो गया। अब थोड़ा आगे और देखते हैं इसमें कि F इज इक्वल टू m इंटू ए, और m हम क्या मानते हैं नॉर्मली, इसको क्या मानते हैं, कांस्टेंट। m को हम क्या मानते हैं नॉर्मली, अचर राशि, कांस्टेंट। लेकिन अगर जो है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में देखें, ये जो आइंस्टीन ने दी थी सापेक्ष यांत्रिकी, उसमें यदि जो है किसी पिंड का वेग प्रकाश के वेग की तरफ जाता है तब जो है उसका द्रव्यमान m क्या होता है, वेरिएबल, वेरी करता है। m क्या करता है, चर हो जाता है, यानी वेरी करता है। वो वेरी करने के लिए उन्होंने एक समीकरण दिया है, m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। उसको यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है कि अगर किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के तुलनात्मक रूप से उसके आसपास निकल जाता है तब उस वस्तु का द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं रहता है, तो मास वहाँ पे कांस्टेंट राशि नहीं होगी। उस केस में जो है ये समीकरण फॉलो नहीं होता है, अर्थात यहाँ पे जो है न्यूटन्स की फिजिक्स या जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, वो क्या होती है, कोलैप्स कर जाती है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। ये हो गया बल, और उसकी जो वैज्ञानिक परिभाषा थी वो क्या है, उसका परिमाण किस प्रकार से निकालेंगे, दिशा उसकी त्वरण की ही दिशा हो जाएगी। ये वाला समीकरण शायद आपको दिख नहीं रहा है, इसको मैं फिर से लिखता हूँ। तो यहाँ से ये था F, और ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर कि F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, इसको बोल रहे थे हम। ये ज़्यादा वैज्ञानिक समीकरण है कि डेल्टा P2 माइनस P1 क्या है, संवेग में परिवर्तन, डेल्टा P जिसको कहा ये संवेग में परिवर्तन है, और डेल्टा T से भाग दिया तो परिवर्तन की दर, कितना तेजी से हो रहा है, कितना धीरे धीरे हो रहा है। F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ये और ये दोनों इक्वेशन ये दिखाते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम को गणितीय रूप में। अब हमने कहा था आगे इसमें आएगा बल का मात्रक, इसीलिए हमने जो है पहले वाले नियम के दौरान बल का मात्रक नहीं बताया था, वो यहाँ पे क्लियर करेंगे। बल के दो मात्रक हुए, जो हम बल के मात्रक पढ़ेंगे, दो प्रकार के मात्रक पढ़ेंगे।
एक निरपेक्ष मात्रक और एक गुरुत्वीय मात्रक। पहला आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है क्वेश्चन भी आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स, बल का निरपेक्ष मात्रक, निरपेक्ष मात्रक एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक, बल का निरपेक्ष मात्रक या एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स, इसका मतलब क्या है कि यह मात्रक जो है कहीं भी आप जाओ, एब्सोल्यूट है, ब्रह्मांड में कहीं भी जाएंगे ये मात्रक आपका हमेशा वही रहेगा, है ना, इसमें बदलाव नहीं आएगा। इसलिए हमने इसको कहा एब्सोल्यूट मात्रक या निरपेक्ष मात्रक। और ये कहाँ से आता है? निरपेक्ष मात्रक परिभाषा से आता है। जैसे एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम में क्या है निरपेक्ष मात्रक? न्यूटन। सीजीएस सिस्टम में क्या है? डाइन। बल का निरपेक्ष मात्रक है एसआई सिस्टम में न्यूटन, सीजीएस सिस्टम में डाइन। अब ये क्या है, इसको इस प्रकार से देखेंगे, देखो परिभाषा से कि 1 न्यूटन बराबर, चूंकि इससे पहले क्योंकि हमको पता है F = m × a, तो आप m बराबर 1 रखो, त्वरण बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड, तब बल को कैसे कहेंगे हम? तो ये हो गया 1 किलोग्राम। हमने यहाँ लिखा 1 किलोग्राम इंटू त्वरण क्या है? त्वरण जो है 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि 1 किलोग्राम की वस्तु पे बल लगाएं और उसमें उत्पन्न त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए, 1 किलोग्राम की वस्तु पे बल लगाकर उसमें यदि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दें, तब उस बल को हम कहेंगे 1 न्यूटन। तो ये 1 न्यूटन है गणितीय रूप में। क्लियर हो गया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किताबों में कहीं पे, 1 किलोग्राम मीटर सेकंड -2, ये भी यही चीज़ है, सेम लिखा है, सेकंड ऊपर आएगा, सेकंड -2, 1 किलोग्राम मीटर सेकंड -2, 1 न्यूटन। आपने यहाँ 1 रखा, 1 × 1, और यहाँ पे क्या हुआ 1, तो ये 1 न्यूटन की ये परिभाषा है। यदि किसी 1 किलोग्राम की वस्तु में, या इसको हम कहेंगे कि बल का निरपेक्ष मात्रक वह बल है जो किसी एकांक द्रव्यमान यानी यूनिट द्रव्यमान, एकांक 1 यूनिट द्रव्यमान की वस्तु पर लगाकर उसमें एकांक त्वरण उत्पन्न कर दे, यूनिट त्वरण एक्सेलरेशन उत्पन्न कर दे, ये बल का निरपेक्ष मात्रक हो गया। यहाँ डाइन हो गया और यहाँ न्यूटन हो गया। इस प्रकार से एक डाइन की बात करें आप, एक डाइन वह बल है जो किसी 1 ग्राम की वस्तु में, ये सीजीएस सिस्टम है तो ग्राम आएगा, 1 ग्राम की वस्तु में 1 मीटर का यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, सीजीएस, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, ये एक डाइन हो गया। एक डाइन बराबर एक डाइन जो है वो बल है, या यदि किसी 1 ग्राम की वस्तु पे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए, तब वो लगने वाला बल कितना होगा? 1 डाइन होगा। तो इसको इस प्रकार से परिभाषा कर सकते हैं। इन दोनों का आपस में संबंध, एक हमने विमेय विधि में पढ़ा था कि विमेय विधि से निकालना एक मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना, वहाँ पे जो है थोड़ा तरीका अलग है। यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा करें तो देखो सीधा 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? इसको चेंज करो, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है ना, तभी हो जाए 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर को सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 10⁵ ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर। और ये क्या है? ये हमने कहा था 1 न्यूटन है। और ये चीज़ क्या है? ग्राम, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है डाइन। ये क्या हो गया? डाइन। इसलिए 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। यहाँ पे ऐसे आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये था बल का निरपेक्ष मात्रक। कहीं भी आप जाएंगे
तो ये मात्रक चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने इसको कहा एब्सोल्यूट या निरपेक्ष मात्रक। ठीक, कि किसी जो है एकांक द्रव्यमान की वस्तु में लगाने पर उसमें अगर एकांक त्वरण उत्पन्न हो रहा है तब जो है लगने वाला बल क्या होगा, 1 न्यूटन होगा। यह इसको बोलेंगे निरपेक्ष मात्रक। यह आप नोट कर लें। इसके बाद दूसरा मात्रक जो आता है बल का, वो है गुरुत्वीय मात्रक। बल का गुरुत्वीय मात्रक, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। दूसरे मात्रक में लिखेंगे बल का गुरुत्वजनित, गुरुत्वीय मात्रक, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ये स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं वो दोनों में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बल के 2 प्रकार के मात्रक हुए, पहला एब्सोल्यूट जिसमें न्यूटन और डाइन है क्रमशः अलग अलग पद्धतियों में, और दूसरा है बल का गुरुत्वीय मात्रक, ये जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये गुरुत्वीय मात्रक है, गुरुत्वजनित है ना, गुरुत्व के कारण हो रहा है ये। तो इसलिए जो है, क्योंकि ब्रह्मांड में अलग अलग वस्तुओं का गुरुत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। धरती का गुरुत्व कुछ और है, चांद का गुरुत्व कुछ और है, किसी और ग्रह का, बुध का गुरुत्व कुछ और है। तो इसलिए जो है गुरुत्वीय मात्रक जो है सब जगह क्या होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा। धरती के केस में ये हम एब्सोल्यूट ले सकते हैं क्योंकि हम पृथ्वी पे रहते हैं, तब इसको हम यहाँ पे स्थिर मान सकते हैं। तो अब इसको कैसे कहेंगे कि बल का गुरुत्वीय मात्रक जो है उस बल के समान होता है जो किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगने पर उसमें गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण उत्पन्न कर दे। क्लियर? वहां पे था कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु में लगकर उस पे एकांक त्वरण उत्पन्न करे। यहाँ पे कह रहे हैं कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु में लगकर उसमें गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण उत्पन्न कर दे, है ना, स्मॉल जी के बराबर। अगर धरती के केस में कहें तो स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण उत्पन्न कर। अब इसमें देखिए कैसे लिखेंगे इसको, और इसको कैसे बोलते हैं, ग्राम भार। क्या बोलेंगे, ग्राम भार सीजीएस में, और एसआई सिस्टम में किलोग्राम भार। एसआई में हो जाएगा किलोग्राम भार, पीछे से भार लगा देना है, और सीजीएस में यहाँ ग्राम भार। ये हो गया, ये इनके मात्रक हैं। बल का गुरुत्वीय मात्रक एसआई सिस्टम में किलोग्राम भार और सीजीएस में ग्राम भार। अब ये हैं कैसे, किस प्रकार से निकले हैं, इसको करने के लिए हमने कहा था कि F बराबर, फिर से चूंकि F बराबर m इंटू ए, यहीं से आएगा। एकांक द्रव्यमान की वस्तु 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम की वस्तु हो गया। एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर गुरुत्व त्वरण के बराबर त्वरण उत्पन्न कर दे। तो त्वरण कितना है, गुरुत्वीय त्वरण g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम इंटू जी का मान कितना होता है, 9.8 मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 आगे ले आओ, 9.8 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी, यहाँ पे इसको हमने क्या कहा, 1 किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार। ये उसको हो रहा है, यहाँ से देखो किलोग्राम भार, ये है किलोग्राम भार, 1 किलोग्राम भार की परिभाषा। तो 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और वहां पे आपको पता है ये इतना क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या होता है, 1 न्यूटन। ये क्या है, 1 न्यूटन। तो इसलिए इनमें संबंध आ गया कि इसलिए 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। ये रटना नहीं है, ये यहाँ से आया है। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे कई बार भूल जाएंगे। तो ये परिभाषा जो डेफिनेशन है, F = m इंटू ए, वहाँ से जो है सारे हमारे बल के मात्रक निकल रहे हैं, चाहे वो एब्सोल्यूट हो चाहे वो गुरुत्वीय जनित मात्रक हो। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन। इसी प्रकार से जो है 1 ग्राम भार बराबर, हम अब सीधा लिख सकते हैं 1 ग्राम भार बराबर, यहाँ पे क्या करोगे, किलोग्राम की जगह ग्राम लिख देंगे।
यहाँ पे g का मान क्या होता है सीजीएस पद्धति में 980 डाइन, ये पृथ्वी के केस में हो रहा है तो 980, इसलिए हमने कहा अलग अलग ग्रहों पे जाएंगे तो g का मान, इसका मान क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि g का मान चेंज हो रहा है, इसलिए बल का गुरुत्वीय मात्रा कहा गया, एब्सोल्यूट नहीं कहा गया। तो 1 ग्राम भार बराबर यहाँ पे 980 आ जाएगा, तो सीधा सीधा हम लिख देंगे 980 डाइन। क्लियर। ये इस प्रकार से ये इनमें संबंध आ गया है कि बल का जो है गुरुत्वीय मात्रक और बल का निरपेक्ष मात्रक में क्या संबंध है। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन, 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन। ये हिंदी में लिखा था, इसको भी हिंदी में लिख देंगे न्यूटन। तो इस प्रकार से ये बल के दोनों मात्रक हमने देख लिए और कहाँ से इसका डेरिवेशन हुआ, इस प्रकार से ये देखते हैं। ये आप नोट कर लें प्लीज़। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ और आती है, हम ये कहते हैं कि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम में न्यूटन का प्रथम नियम स्वतः सम्मिलित है। उसको करेंगे। बल के 2 मात्रकों को आपने याद रखना है, कैसे आए हैं, क्या उनमें संबंध है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कंपटीशन में। हम कह रहे हैं कि बल का जो है न्यूटन का जो द्वितीय नियम है उसमें प्रथम नियम भी समाहित है, उसमें इंक्लूड है। न्यूटन सेकंड लॉ में न्यूटन फर्स्ट लॉ इंक्लूड हो गया है। तो देखिए द्वितीय नियम से कैसे करेंगे, F = m × a, ये हो गया बल का। अब किसी परिस्थिति में बाह्य बल शून्य है, यदि जो है यदि F = 0 है, बाह्य बल शून्य है, तब क्या हो जाएगा, m × a = 0। अब ma 0 है तो इसका मतलब क्या है, या तो m = 0 या a = 0, यही मतलब है ना, या तो m 0 होगा या a 0 होगा। लेकिन जो है क्योंकि हम केस में जा रहे हैं, m 0 नहीं हो सकता क्योंकि वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान तो 0 नहीं हो सकता। इसलिए सीधा सा क्या निष्कर्ष आया कि त्वरण a = 0, अर्थात पिंड का त्वरण क्या है, शून्य है। यदि वस्तु पे लगाए गए बल, ये बाह्य बल शून्य है, ये वस्तु पे कोई बल नहीं लग रहा है, तो उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण भी क्या होगा, शून्य होगा। ये आ गया। इसका तात्पर्य क्या है कि वस्तु का त्वरण शून्य है तो या तो वो विराम अवस्था में है, विराम अवस्था, 2 निष्कर्ष निकले ना। त्वरण शून्य कब कब होगा, यदि वस्तु विराम अवस्था में है, रुकी हुई है। दूसरा, यदि वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, एक समान वेग से गतिशील, कि वस्तु अगर जो है किसी वस्तु पे त्वरण शून्य हो गया तो इसका तात्पर्य है या तो वस्तु विराम में है या वस्तु एक समान वेग से गतिशील है। अब यहाँ पे यही प्रथम नियम ने भी कहा था कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी मूल अवस्था में रहना चाहती है, विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और एक समान वेग से गतिशील है तो एक समान वेग से ही चलना चाहेगी। इसको इस प्रकार से कहेंगे कि वस्तु अपनी मूल अवस्था में बनी हुई है। अब माने कि वस्तु गतिशील है तो त्वरण शून्य होने पे क्या हो गया, अच्छा वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, त्वरण शून्य हो गया, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि चूंकि a = 0 है तो हम कहेंगे ΔV/ΔT = 0। डेल्टा टी शून्य नहीं हो सकता, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं ΔV = 0, अर्थात V1 = V2, यानी जो है वस्तु का वेग क्या हो गया, एक समान हो गया। अगर गतिशील वस्तु है तो वस्तु का वेग एक समान हो गया है। तो बल की अनुपस्थिति में पिंड या तो नियत वेग से गतिशील होता है या पिंड विराम अवस्था में रहता है, अर्थात जिस अवस्था में पिंड है बाह्य बल की अनुपस्थिति में वो उसी प्रकार से रहना चाहेगा। ये न्यूटन का प्रथम नियम था। तो हमने देखा कि न्यूटन के द्वितीय नियम से हम प्रथम नियम पे इस प्रकार से पहुंच गए हैं। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हिंदी मीडियम के ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ें। चैनल का नाम फिजिक्स पाल, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।